मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र जो होता है वो त्रिभुज कहलाता है। एक भुजा अगर ए इसको मान लें, इसको बी मान लें और एक सी मान लें, तो ये एक भुजा हुआ ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ये, और तीन भुजा से तीन सीधा सीधा भुजा से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये कहलाता, ऐसी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इस तरह की आकृति कहलाती है त्रिभुज। तो तीन कोण, इसमें तीन कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं? तो देखिए, एक ये वाला कोण बन रहा है, यानी दो लाइन जहाँ मुड़ता है वहाँ पर कुछ कोण बनता है। इस तरह का एक लाइन यदि सीधा खड़ा है और सीधा पड़ा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री। अगर ये लाइन सीधा है और ये इसके बीचों बीच ऐसे तिरछा है तो मान के चलिए यहाँ 45 डिग्री बनता है। इसी प्रकार से कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण है, यहाँ पर भी कोना पर कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोना पर कोण बनेगा। तो बोला जा रहा है कि तीन जो कोण बनता है त्रिभुज में, कभी भी कितना कोण बनेगा? तीन कोण बनेगा। त्रिभुज में जब भी बनेगा हमेशा तीन कोण बनेगा। तो ये तीन कोण जो बन रहा है ये कह रहा है कि 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 सिर्फ लिखा, लेकिन इसके बीच एक और बात लिखा कि ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए हमारी उम्र 35 साल है, मेरी उम्र मान लिया जाए 35 साल है, आपकी उम्र 15 साल है। आपकी उम्र कितनी है? 15 वर्ष। मेरी उम्र है 35 वर्ष, आपकी उम्र कितनी है? 15 वर्ष। तो दोनों के उम्र में जो एक बेसिक अंतर होता है, ऐसे तो ये दोनों का अंतर कितना है? अगर दोनों का अंतर घटा दें तो बन जाएगा 20 साल का अंतर है। लेकिन बोलेगा कि मेरी उम्र और आपकी उम्र में अनुपात क्या है, तो क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 3, तो अनुपात हमारा निकल के आएगा 7:3। ये एक अनुपात हो गया। यानी अनुपात ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि कुछ भी गुना किया जाता है तो दोनों तरफ, जैसे अगर इसमें 5 से गुना करें, 5 से गुना करें तो ये बन जाएगा 35, और 5 से गुना करें तो ये बन जाएगा 15। हो सकता है कि ये अंतर 5 की जगह अगर 10 से कर दें तो 10 से कर दें तो हो जाएगा 70, और 10 दिया हो जाएगा 30। यानी हम 70 साल के होंगे, आप 30 साल का होइएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका भी अंतर 7:3, इसका भी अनुपात 7:3। तो इस प्रकार से अनुपात जो होता है वो यानी सबसे कट के जो लास्ट में आता है वो अनुपात होता है। तो अनुपात, अब अनुपात 7:3 है, लेकिन ये 35 और 15 भी हो सकता है, 70 और 30 भी हो सकता है, आगे भी कुछ हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात जो होता है, अनुपात में क्या करते हैं कि फिक्स डाटा नहीं होने के कारण हम इसमें एक x लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। अब इस चीज़ को लिखते हैं कि मान लेते हैं कि कोण का जो अनुपात है वो x है। माना कि कोण का अनुपात x, तो एक जो कोण बनेगा त्रिभुज का, एक कोण यानी एक जो कोण बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा 2x। एक कोण कितना बनेगा? 2x बनेगा। दूसरा कोण कितना बन जाएगा? दूसरा कोण बन जाएगा 3x। और तीसरा जो कोण बनेगा, तीसरा कोण बन जाएगा कितना? 5x। अब त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी समझिए कि त्रिभुज का गुण क्या चीज़ होता है। तो त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का
योगफल 180 डिग्री। इसका अर्थ समझिए कि तीन कोण जो दिया हुआ है, जो भी कोई तीन कोण रहेगा हमेशा तीन ही कोण रहेगा, तीनों कोण को यदि जोड़ देंगे ना तो हमेशा 180 होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए कि हमेशा तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब ये तीनों कोणों का योगफल जब 180 है तो ये तीनों तो कोण है, ये तीनों को जोड़ के कितना पूरना चाहिए, 2x + 3x + 5x बराबर पूर जाना चाहिए कितना, 180। अब देखिए ये एक समीकरण बन गया, बराबर का चिन्ह है, एक घात होने के कारण, घात एक होने के कारण एक चर है, यानी एक x है तो एक चर है, और घात एक होने के कारण ये रैखिक है, और बराबर होने के कारण ये क्या है, समीकरण है। तो एक चर वाला ये समीकरण बन गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2x और 3x, 5x, अब 5x कितना बन गया, 10x, तो 10x बराबर कितना आया, 180। अब आप क्या कीजिए इसमें कि x बराबर 180 और ये गुना में है तो उधर जाके भाग बन जाएगा, तो 180/10, 0 0 कट जाएगा और बच जाएगा x का मान। इसीलिए x बराबर क्या आ गया, 18, x बराबर आ गया 18। तो तीनों कोण पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि उनके तीनों कोण बताइए, तो हम यहाँ पर पहला कोण बराबर लिख देंगे, पहला कोण बराबर 2x बराबर 2 गुना x का मान कितना निकाले, 18, तो 18 दूना कितना निकल के आया, 36 डिग्री। हमेशा कोण को डिग्री में लिखते हैं, तो 36 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा कोण निकाल लेंगे, तो दूसरा कोण है कितना, 3x, तो 3 गुना 18 यानी कि हो गया 54 डिग्री। और तीसरा कोण निकालेंगे तो तीसरा कोण होगा 5x, तो 5x बराबर 5 गुना 18 यानी 18 पाँचे 90 डिग्री, और ये तीनों हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से तीनों कोण निकल गया है। ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। बिल्लू नाम का कोई एक लड़का है जिसके पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के टोटल मिलाकर 160 सिक्का है। 160 सिक्का में से कुछ सिक्का 1 रुपया का है, कुछ सिक्का 2 रुपया का है और कुछ सिक्का 5 रुपया का है, और सबको जब गिनती करता है 1 2 3 4 तो टोटल पुरता है 160 सिक्का। और कहता है कि इसका जब मूल्य देखता है कि भाई 2 रुपया 5 रुपया टोटल मिला के कितना रुपया बना, तो बन जाता है 300 रुपया। कितना बन जाता है, 300 रुपया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2 रुपया के सिक्कों की जो संख्या है, ये 2 रुपया के जो सिक्कों की संख्या है ये 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो उसके पास यानी बिल्लू के पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। बिल्लू के पास 1 रुपया के केगो सिक्का है, 2 रुपया का कितना सिक्का है और 5 रुपया का कितना सिक्का है। ये क्वेश्चन हमको निकालना है कि भाई 1 रुपया के इसके पास 10 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 5 रुपया के कुछ और सिक्के हैं। इस प्रकार से हमको आंसर निकाल देना है। तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से कंपैरिजन किया रहता है, यानी कुछ रेशियो दिया रहता है, यहाँ देखिए लिखा है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो ऐसे चीज़ों में क्या करते हैं कि जिससे तुलना किया जाए कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुना, तो यही वाला हम मान लेते हैं कि 5 रुपया के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, x है। यहाँ लिखते हैं, माना कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x, यानी 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के कितना है, x है।
5 रुपया के सिक्कों की संख्या जब x है तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या है, इसकी 3 गुनी है। यानी 2 रुपया के जो सिक्कों की संख्या है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या वो इससे क्या है, तिगुना है, यानी 3x है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3x है। ये हम सिक्कों की संख्या लिख रहे हैं, इस सिक्कों की क्या लिख रहे हैं, संख्या। अब 5 रुपया वाला है सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का है, अब 1 रुपया वाला भी सिक्का है। तो अब बताइए कि 1 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल मिला के 160 गो सिक्का है, टोटल मिला के सिक्का कितना है, 160 सिक्का है। अब 160 सिक्का में से x सिक्का 5 रुपया वाला है और 3x सिक्का 2 रुपया वाला है। ये x के जगह आप मान सकते हैं कि कुछ और हो सकता था कि 15, ये कुछ 45। अगर ऐसा होता तो 160 हम माइनस 160 टोटल सिक्का है तो इसमें से क्या करते, 15 45 जोड़ के घटा देते और वही बन जाता 1 रुपया का सिक्का। तो यहाँ x के टर्म है तो इसमें भी तो हम वही करेंगे कि x का दोनों डाटा जोड़ के घटा देंगे, यानी 160 माइनस x प्लस 3x, 160 माइनस x प्लस 3x, यानी कहने का अर्थ है कि 160 माइनस 3 1 4x, 160 माइनस 4x जो है वो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो गई। अब इसका मूल्य निकाल लेते हैं कि भाई मूल्य कितना होगा इसका। तो मूल्य देखिए, मान लिया जाए यदि 5 रुपया का 2 सिक्का रहेगा तो मूल्य कितना रहेगा, मूल्य बन जाएगा उसका कितना, 5 दूना 10 रुपया। 5 रुपया 5 टकिया का सिक्का यदि 2 गो है तो उसका मूल्य 10 रुपया होगा, यदि 4 गो है तो 4 पचे 20 रुपया होगा। तो x अगर x गो है तो x गो है तो 5 रुपया का सिक्का x गो है तो क्या वैल्यू कितना बनेगा, 5x, मूल्य उसका कितना बनेगा, 5x। यानी ये वाला संख्या 5 से गुना हो जाता है तो वो 5x। इसी प्रकार से 2 रुपया के संख्या सिक्का की संख्या के मूल्य बन जाएगा 3 दूना 6x, 6x। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 से जब गुना होगा तो आपको पता है कि एक गुणत तत्समक है जो कि गुना करने पर उतना ही देता है, यानी 1 से जब गुना करेंगे 160 माइनस 4x तो इसका मूल्य भी 160 माइनस 4x ही रह जाएगा, ये मूल्य हो गया। अब कहता है कि ये सभी मूल्य को आप जोड़ दीजिएगा ना तो टोटल मूल्य बन जाएगा कितना, 300 रुपया। तो यहाँ हम प्रश्न से लिखते हैं कि यदि हम सारे मूल्य को जोड़ दें, सारे मूल्य को जोड़ दें यानी 5x को जोड़ दें और 6x को जोड़ दें और 160 माइनस 4x को जोड़ दें तो हो जाना चाहिए कितना, 300। अब बताइए ये समीकरण बन गया। एक ही सिर्फ x दिख रहा है, एक चर वाला बन गया और घात सबका 1 है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। और यही फॉर्म में हमको ये वर्ड को, शब्दों की समस्याओं को हम ले आए हैं, किस समस्या में कर दिए हैं कन्वर्ट, गणितीय समस्या में, यानी कि संख्या में ले आए हैं। अब इसको सोल्व करना है। 5x 6x 11x और 11 में से 4x घट गया तो बन गया कितना, 7x बराबर ये 300 और ये प्लस से उधर जाके बनेगा क्या, माइनस 300 माइनस 160, यानी कि आपका 7x बराबर क्या निकल के आया, 7x बराबर आया 140। अब इससे काट दीजिए, 7 दूना 14 यानी 20 बार में, तो x का मान निकल के कितना आया, 20, x का मान निकल के आया 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, नहीं, x का मान रखना है, x का मान रखना है। तो यहाँ हम x का मान रखेंगे तब हमको संख्या आएगा। तो x का मान यहाँ लिखेंगे कि x का मान रखने पर, पहले x माने, अब x का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब रखेंगे तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी,
5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या है कितनी, x है। तो x है तो इसका मतलब 5 टकिया के गो है, 20 गो है, 20 गो 5 टकिया है, यानी 20 पचे 100 रुपया इसका वैल्यू हो जाएगा। अब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या भी निकाल लीजिए। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। 3x का मतलब है 3 गुना 20 यानी 60, यानी 60 दूना 120 रुपया, ये हो गया 120 रुपया। अब 1 रुपया, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या यदि हम निकालते हैं तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, या ऐसे कर सकते हैं कि टोटल है 160 सिक्का, तो 160 माइनस ये दोनों यानी 20 प्लस 60, 60 प्लस 20 कितना हो गया 80, यानी 80 निकल के आया। तो इस प्रकार से हमारा टोटल, एक तो ये हमारा आंसर आ गया 20, 60 और 80, और ये तीनों मिला के देखिए पुर जाएगा कितना 160, 60 है 20 80, और 80 और 80 160। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 गो है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 60 है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 80 है। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिता ने अपनी 3 संतान के बीच संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कोई पिताजी है, वो कुछ पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, 1 लाख रुपया अपने पास रखना चाहते हैं, और बाकी जितना पैसा है वो सब तीनों संपत्ति तीनों बेटा को बराबर बराबर, माने तीनों बेटा को एक अलग अलग रेशियो में बांटना चाहते हैं, अलग अलग अनुपात में बांटना चाहते हैं, यानी तीनों बेटा को बराबर बराबर नहीं देना है। एक को यदि 1 रुपया देना है तो दूसरे को 2 रुपया देना है और तीसरे को 3 रुपया देना है। या आप इसको रेशियो को कह सकते हैं कि यदि एक को 10 रुपया देना है तो दूसरे को 20 देना है, तीसरे को 30 देना है। या आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया अगर देना है तो इसको 200 देना है, इसको 300 देना है। यानी कहने का अर्थ है कि एक अनुपात में उसको देना है, एक अलग अलग अनुपात में क्या करना है कि संपत्ति को बांटना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात मान लेते हैं। माना कि अनुपात बराबर x, अनुपात क्या है इसका, x अनुपात है। मान लेते हैं कि x अनुपात है, तो यदि x अनुपात है तो पहला संतान को कितना रुपया मिलेगा। तो पहला संतान का जो हिस्सा होगा, पहला संतान का हिस्सा 1 है, मतलब 1x होगा। और इसी प्रकार से दूसरा संतान का जब हम हिस्सा निकालेंगे तो दूसरे संतान का हिस्सा क्या निकल के आएगा, 2 होने का मतलब हो गया 2x। और तीसरी संतान का हिस्सा क्या निकल के आएगा, तीसरी संतान का हिस्सा अनुपात में 3 है, तो x अनुपात माने तो 3x। तो इस प्रकार से ये तीनों संतान का हिस्सा निकल के आया। अब टोटल 3 संतान का आप प्लस अपने पास रुपया जो 1 लाख रखते हैं, इसको अगर मिला दें तो उसकी कुल संपत्ति कितनी की है, 2.5 लाख रुपये की है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से पहला संतान का हिस्सा प्लस दूसरे को भी दे दिया, तीसरी संतान को भी दे दिया, आप प्लस अपने पास 1 लाख रुपया रख लिया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख लिख दिए। 1 लाख अपने पास रख लिया तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए। टोटल संपत्ति कितनी हो गई,
2.5 लाख रुपये हो गई। अब देखिए ये समीकरण के फॉर्म में आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको बनाएंगे 2x और यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1x, 2x और 1x यानी 1x और 2x 3x और 3x 6x बराबर ये 2.5 लाख है, ये प्लस है, उधर जाके 1 लाख घट जाएगा। 2.5 लाख में से 1 लाख घट जाएगा तो 1.5 लाख बचेगा, यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख, यानी x का मान निकल के आएगा 1.5/6। पॉइंट उड़ाइए तो 0, 15 चक्का 60, 1/4 और लाख, लाख का मतलब लाख लिख दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 4 से इसको काटते हैं तो 25 चौक 100, 000 यानी 25,000। अब 25,000 गुना 1 यानी x का मान कितना निकल के आया, 25,000 रुपया। x का मान निकल के आया 25,000 रुपया। तो पहला संतान का जो हिस्सा होगा वो पहला संतान का हिस्सा होगा कितना, हिस्सा क्या है x, 2x और 3x। तो पहला संतान को क्या मिलेगा, पहला संतान का जो हिस्सा आएगा वो 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। दूसरा संतान का हिस्सा है 2x, तो 2x का मतलब 2 गुना 25,000, ये निकल के आ जाएगा कितना, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया। और तीसरी संतान का हिस्सा, तीसरी संतान का कितना दिया है, 3x आया है, तो तीसरी संतान का 3x यानी 3 गुना 25,000, तो निकल के क्या आ जाएगा 75,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारा आंसर बन के आ गया कि पहला को देगा 25,000, देखिए जोड़ दीजिए 25,000, 25,000, 75,000 और 75,000 यानी 1.5 लाख, और अपने पास पिताजी रखा 1 लाख, तो 1.5 लाख और 1 लाख टोटल कितना आ गया, 2.5 लाख। तो इस प्रकार से ये सवाल बन गया। अब अगला सवाल देखते हैं। आइए अब अगले सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिए पहाड़ा। जैसे 11 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये 3 लगातार जो पहाड़ा है इसी को 3 लगातार गुणज कहेंगे। अब ये 3 लगातार शुरू का हो सकता है या कहीं और का हो सकता है, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छौक 66, ये तीनों भी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकता है, आगे का भी कोई 3 हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि 11 के 3 लगातार गुणज तो है, लेकिन कौन सा गुणज है, कहाँ से है, ये पता नहीं है। लेकिन और लगातार 3 गुणज का यदि हम योग करते हैं, योग का मतलब उसको जोड़ देते हैं, अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जोड़ टोटल मिला के होना चाहिए कितना, 231। तो आप बताइए कि अलग अलग कितना को जोड़ा जाए। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि 3 गुणज को मान लेते हैं। अब 3 गुणज, 3 पहाड़ा जो भी होगा 11 से तो गुना होगा। जैसे इसको क्या बोलेंगे, 11 गुना 1 बोलेंगे, इसको 11 गुना 2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 11 गुना 6 बोलेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि 11 से तो गुना होगा, लेकिन यहाँ पर x के स्थान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि जो गुणज है, माना कि 3 लगातार, माना कि 11 के
3 लगातार गुणज 11x, या ऐसे करिए 3 लगातार गुणज, एक 11x हो गया, एक 11 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, 11 इंटू एक्स प्लस 1, इससे जस्ट आगे वाला, यानी ये 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2। तीसरा लगातार गुणज 11 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये 3 लगातार गुणज हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11x प्लस 11 गुना 1 यानी 11, और ये हो गया 11x प्लस 11 दूना 22, और ये 3 लगातार गुणज है, और यही तीनों का जो जोड़ है वो कितना है, 231 है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से तीनों का योग बराबर 231, तीनों गुणज का योग, तीनों गुणज का योग बराबर 231, यानी 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22 बराबर कितना, 231। अब 11 तिया 33x, या का चिन्ह यहाँ देंगे या यहाँ लिखेंगे, 33x प्लस 32, 22 और 11 33 बराबर कितना हो गया, 231। आइए अब 33x बराबर क्या निकल के आया, 33x बराबर निकल के आया 231 माइनस 33। तो 231 माइनस 33 क्या होगा, 33x बराबर, घटा लीजिए, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 22 में से 3 गया 19, अब 33 से इसको कटा देते हैं, तो 33 से, या यहाँ लिखते हैं x बराबर 198, और ये गुना है 33 तो भाग में जाएगा नीचे 33, 11 से काट दीजिए, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, 11 आठे 88 और 3 छक 18, यानी 6 बार में कट गया। तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 6। अब क्या करेंगे कि x का मान हम यहाँ पुटअप कर देंगे, इसमें पुटअप कर देंगे, तो पहला गुणज जो हमारा निकल के आएगा वो पहला गुणज क्या आएगा, 11x, पहला गुणज है 11x, यानी 11 गुना 6 तो आएगा 66। दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज हमारा क्या होगा, तो दूसरा गुणज होगा 11x प्लस 22, 11x प्लस 22, तो 11x का मान है 66, अब प्लस 22 यानी आएगा 88। तीसरा गुणज क्या आएगा, तीसरा गुणज तो 11 छक 66, तीसरा गुणज कौन सा होगा, तो तीसरा गुणज होगा 11x, सॉरी ये वाला दूसरा गुणज होगा 11x प्लस 11, 11x प्लस 11 यानी ये बन जाएगा 77, ये कितना बनेगा 77, और ये 11x प्लस 22, 11x प्लस, दूसरा गुणज था 11x प्लस 11, यहाँ मिस्टेक कर दिए, ये वाला लिख दिए, तीसरा गुणज 11x प्लस 22 यानी कि 11 छक 66 प्लस 22 यानी कितना बन गया 88, यानी 3 लगातार गुणज आ गया 66, 77 और 88, 11 छक 66, 11 सत्ते 87, 77, 11 अठे 88, ये तीनों हमारा है, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो 231 पूर जाएगा। देख लीजिए 8 7 15 6 31, एक बाकी 3, 8 11 7 18 18, फिर से करते हैं, 8 7 15 6 21, एक बाकी 2, 8 2 10 10 7 17 17 6 23। इस प्रकार से हमारा 3 गुणज निकल के आया 66, 77 और 88।
अगला सवाल है सवाल नंबर 9, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में यानी एक स्कूल है फरना का, एक स्कूल है, एक जगह का नाम है फरना, वहाँ का एक स्कूल है। उस स्कूल में बाल मेला आयोजित किया गया। तो बाल मेला आयोजित किया गया तो उसमें छात्र को खेल करवाया गया, छात्र को दौड़ में, क्विज प्रतियोगिता, इस तरह से कुछ कुछ कराए गए होंगे। उसमें कई प्रकार का प्रोग्राम रखा गया और जो छात्र विजित हुए यानी जो विजेता बना, एक जो विजेता बना, जो जीता सबसे नंबर 1, उसको 2 कलम मिला। अब बाकी जितना छात्र है, जितना भाग लेने वाला है, सबको 1 कलम दिया गया। सबको कलम कितना दिया गया? 1। यानी जो जीता उसको 2 कलम। अब बाकी सारे जो नहीं जीते लेकिन प्रतियोगिता में भाग लिए उसको 1 कलम दिया गया। अब टोटल 100 छात्र के बीच 100 छात्र को कलम दिया गया, 120 कलम दिया गया। 100 छात्रों के बीच कलम बांटा गया और कलम बांटा गया 120 कलम। तो कह रहा है कि उसमें से विजेता केगो है, कितना ऐसा विद्यार्थी है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जीते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। अब विजेता अगर x है तो शेष प्रतिभागी कितनी है? शेष छात्रों की संख्या कितनी है? जीतने वाला यदि x है तो शेष और बाकी कितने छात्र हैं? तो देखिए टोटल छात्र है 100। तो 100 में से मान लीजिए अगर 5 जीता होगा तो 95 नहीं जीता। 95 कैसे निकाले? 100 माइनस 5। तो यहाँ 100 छात्र है और जीता x, तो नहीं जीता कितना? तो 100 माइनस x, यानी शेष छात्र हो गए 100 माइनस x। इतने शेष छात्र हो गए। अब कलम कितने दिए गए इसको? तो विजेता को 2 कलम दिए गए और शेष छात्र को 1 कलम दिए गए। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से विजेता को 2 कलम दिए गए तो 2x, यानी कलम की संख्या कितनी हो गई? यहाँ कलम की संख्या यदि हम लेके चलेंगे तो कलम की संख्या, इसको 2 दिया गया कलम तो 2x हो गया, इसको 1 कलम दिया गया तो 1 का गुना 100 माइनस x, ये हमारा कलम हो गया। और कलम प्लस कलम यानी कुल कलम मिलाकर होना चाहिए कितना? 120। तो यहाँ कलम की संख्या विजेता को 2x प्लस शेष प्रतिभागी को 100 माइनस x, और टोटल ये कलम विजेता वाला कलम प्लस शेष प्रतिभागी वाला शेष छात्र को दिया गया कलम, दोनों कलम को जोड़ देंगे तो 120 कलम हो जाना चाहिए। अब ये 2x माइनस एक्स यानी हो गया क्या? x बराबर 120, इधर प्लस से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस, तो 120 माइनस 100 यानी 20। यानी विजेता छात्र कितना हो गया? विजेताओं की संख्या कितनी हो गई? 20। हम यहाँ लिख देंगे कि अतः विजेताओं की संख्या बराबर 20। इसके पहले एक लाइन लिख सकते हैं, x का मान रखने पर विजेताओं की संख्या बराबर कितनी? 20। तो 20 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र
रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र का जो योग है वो 47 वर्ष होगा। तो बताइए कि दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है। यानी रवि है और उसका पिता है, दोनों के उम्र का तुलना किया गया है कि अभी रवि का जो उम्र है, अभी रवि के पिता का जो उम्र है रवि से 3 गुना है। रवि से 3 गुना अभी उसका उम्र है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा कि दोनों का जो उम्र होगा वो जुट के हो जाएगा 47 साल। तो आपको बताना है कि रवि का अभी कितना साल है और उसके पिता का उम्र अभी कितना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जहाँ से कंपैरिजन किया जाता है वहीं से सवाल को उठाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना। तो रवि के उम्र से तिगुना किया तो हम रवि का उम्र मान लेंगे। किसका उम्र मान लेंगे? रवि का ही उम्र मान लेंगे, तब इससे तिगुना उसके पिता का करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। देखिए रवि की वर्तमान उम्र x हो गई और पिता का उम्र क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है कि जो पिता की वर्तमान उम्र है, यानी पिता की वर्तमान उम्र जो है, पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना, आगे लिखा है से 5 वर्ष अधिक। तो तिगुना से 5 साल क्या करेंगे? अधिक कर देंगे। पहले तिगुना बोला तो पहले तो जो रवि का उम्र x था तो उससे 3 गुना, तो 3 से हम x में 3 से गुना करेंगे तो 3x बनेगा। और बोला पिता का उम्र तिगुना से भी 5 साल ज़्यादा है, तो तिगुना से 5 साल ज़्यादा है तो 3x + 5, ये हो गया पिता की वर्तमान उम्र। अब 5 वर्ष बाद दोनों का योग निकाला है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। तो चलिए अब 5 वर्ष बाद देखते हैं कि रवि कितना साल का हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद जो रवि की उम्र है वो कितनी हो जाएगी? अभी मान लिया जाए कि आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद आप कितना साल के हो जाइएगा? 15 + 5 यानी 20 साल का। पूछा जाए कि 12 साल बाद आप कितना हो जाइएगा? तो 15 + 12 यानी 27 साल के हो जाएंगे। यानी जितना साल बाद बोलता है उतना साल हम उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 वर्ष बाद रवि की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष अभी है रवि की उम्र x वर्ष, तो 5 साल के बाद जो इनका उम्र बनेगा वो x में 5 जोड़ देंगे, यानी x + 5 ईयर्स, x + 5 ईयर्स। ये रवि की 5 साल बाद की उम्र हो गई। इसी प्रकार से अब हम 5 वर्ष बाद पिता की उम्र भी निकालेंगे कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होती है। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी? अभी तो पिता की उम्र वर्तमान में है 3x + 5 वर्ष, तो 5 साल के बाद ये 3x + 5 अभी वाला है। अब 5 साल बाद बोल रहा है तो इसमें फिर 5 ऐड करेंगे, तो 3x + 5 + 5 वर्ष। यानी कि कहने का अर्थ है कि 5 साल के बाद 3x + 10 ईयर्स हो जाएगा, 3x + 10 ईयर्स इनका उम्र हो जाएगा पिता का। अब देखिए कंडीशन क्या लगाया है। अब शर्ता अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के अनुसार हमारा शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष बाद
जब उनके उम्र का हम योग करते हैं, जब उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 47 साल होता है। तो इसी को हम कर देते हैं कि 5 साल बाद का ये जो उम्र है इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो रवि का है x + 5 और उसके पिता का है 3x + 10, इसको जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 47 वर्ष। इधर का वर्ष कैंसिल हो गया और हम उसको छुपा दिए। या ये हो गया 4x अब प्लस 10 और 5 15 बराबर 47, या 4x इज इक्वल टू 47 माइनस 15, या 4x इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32। 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 8 = 32, यानी x बराबर निकल के आया 8। x बराबर क्या निकल के आया 8। x हम क्या माने हैं, रवि की वर्तमान उम्र। तो हमारा रवि का वर्तमान उम्र आ गया कि रवि, यही पूछा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान उम्र, यानी रवि की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, रवि की वर्तमान उम्र x यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष x का मान रख दिए। अब पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो कितना है 3x + 5, 3x + 5। तो क्या करेंगे, 3x के स्थान पर 8 + 5, पहले गुना का काम होगा, 8 × 24 + 5, यानी निकल के कितना आ गया 29 वर्ष। यही आ गया हमारा आंसर। यानी रवि है 8 साल का और उसके पिताजी हैं 29 साल के। देख लीजिए कि 8 में 3 से गुना करिए, 8 × 24 + 5, यानी रवि के वर्तमान उम्र 8 साल के तिगुना यानी 24 से 5 साल अधिक यानी 29 साल के पिताजी हैं। इस प्रकार से अब ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। तो अब अगला सवाल, अगला एक्सरसाइज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू बच्चों।